हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर लास्ट क्लास हमारा जो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी करने वाले हैं। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता क्या है सर? देखिए, अक्सर क्या होता है जब हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो कैसा कहा जाता है कि भैया इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं चाहिए होता है ना। लेकिन ऐसा बात तो नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जब कंपनी में शेयर लेते हैं कंपनी से, तो भैया उसको भी तो डिविडेंड चाहिए होता है जी। तो कम से कम इतना डिविडेंड, कितना, जितना शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कंपनी से हमको मिल जाए, उतना तो कंपनी को कमाना पड़ेगा, है ना। तो जो पार्ट, जितना डिविडेंड कंपनी उसको इश्यू करेगी या डिविडेंड देगी, है ना, उतना पार्ट जो कंपनी अर्न कर रही है कम से कम, उसको ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहा जाता है ना। क्योंकि इक्विटी का भी अपना एक कॉस्ट होता है भाई साहब, ऐसे तो कोई पैसा नहीं कर देगा, है ना जी। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करें सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तो क्या क्या मेथड्स यूज करे जाते हैं सर? उसके लिए डिविडेंड यील्ड मेथड है, डिविडेंड यील्ड ग्रोथ मेथड है, अर्निंग यील्ड मेथड है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, जिसमें रिस्क और रिटर्न की बात करी गई है। आज हम इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए कहां चलें, क्लास में चलें। आइए सर शुरू करते हैं। देखिएगा सर, क्लास में चलने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि भैया आपको भी अगर पीडीएफ या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत न हो रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए और अपने नेट वाला भैया ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, है ना। वहां आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं सर? आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, है ना जी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सर क्या होगा? सबसे पहला जो मेथड होगा वो होगा डिविडेंड यील्ड मेथड। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको, क्या कि सर मिनिमम रिटर्न, है ना। सर मिनिमम रिटर्न क्या? जो भी शेयर होल्डर्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम हमको डिविडेंड कम से कम इतना मिल ही जाए, है ना, इतना तो मिलना ही चाहिए, वो डिविडेंड जो होगा वो पार्ट उस कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उस शेयर्स के बिहाफ पर क्या देती है? डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को जी। तो उसी डिविडेंड, कम से कम जो जितना डिविडेंड वो देना ही पड़ेगा, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात जी। आइए अब हम लोग चलते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड के थ्रू इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। डिविडेंड यील्ड मेथड। अब एक बात बताइए, ये मेथड क्या कहता है? बेसिकली ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है किसको? डिविडेंड को। ऑब्वियस सी बात है, नाम क्या है? डिविडेंड यील्ड मेथड। तो इंपॉर्टेंस क्या देगा कि शेयर होल्डर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? डिविडेंड को देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर? सर इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू D0 डिवाइडेड बाई P0, या इसी को कोई लिख देते हैं मार्केट प्राइस इंटू 100। यही फॉर्मूला है। अब D0 क्या है सर? D0 अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, क्लियर है। ये क्या होगा सर? ये करंट मार्केट प्राइस होता है। क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस, है ना। क्लियर है बात? बिल्कुल सही है। तो अब चले क्वेश्चन से रिलेटेड करते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत परेशानी वाली तकलीफ वाली बात नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए क्या कह रहा है देखिएगा एग्जाम्पल, क्या कह रहा है एग्जाम्पल? कह रहा है कि भैया ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है? 20 रुपया। ठीक है जी सर। कह रहा है ऑफ विच 60% क्या देता है? डिविडेंड देता है। यानी कि 40% आपने पास रख लिया। देखिए दो रेशियो होता है, एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, है ना, और एक होता है रिटेंशन रेशियो। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है जितना भी होगा
मान लो ये 60% है तो ये 40 हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं सर? सर देखो, जितना भी पैसा कंपनी प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ डिविडेंड दिए दिया, कुछ अपने पास रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी पैसा सम अप कर देंगे तो एक हो जाएगा, यानी कि 60% प्लस 40% इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम कह दें डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, तो क्या गलत होगा? नहीं सर, नहीं गलत होगा। तो इसको याद रखिएगा, ये बेसिक चीजें, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? ईपीएस कितना सर? 20 रुपीज होगा, हाँ, जिसमें 60% क्या किया है? डिविडेंड दे दिया है। मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर का, करंट मार्केट प्राइस वो 150 रुपया है। अब बोला भाई साहब एक बात बताओ, हमको निकाल के दिखाओ, क्या डिविडेंड यील्ड मेथड से हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के दिखाओ। D0 डिवाइडेड बाय P0 या मार्केट प्राइस इंटू 100। अब देखो D0 कैसे निकलेगा? बोला 20 रुपया 60% का, तो वर्किंग नोट यही कर लो। क्या सर? 60% 20 रुपये का, यानी कि 12 रुपया, है ना? 60% ये तो कितना? 12 रुपया। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 150 इंटू 100, काट दीजिए, 2 3 4, 4 दूनी 8%, कितना आ जाएगा जी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8% आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है यहां आपको? नहीं सर, यहां तक क्या दिक्कत हो सकता है, इसमें से तो कुछ है ही नहीं। चलो अब इसी का दूसरा आगे मेथड है डिविडेंड यील्ड ग्रोथ मेथड। क्या है दूसरा? डिविडेंड यील्ड ग्रोथ मेथड। देखो अब डिविडेंड यील्ड ग्रोथ मेथड क्या है? ये ग्रोथ की बात करता है। भैया डिविडेंड तो देंगे लेकिन उसके साथ साथ ग्रोथ जो होगा उसको भी तो कंसीडर करेंगे। जी सर, तो इसका फॉर्मूला क्या? ये बोला के इक्वल टू D1 प्लस सॉरी डिवाइड बाय P0, या इसको भी मार्केट प्राइस बोल दो 100। अब बोलोगे सर वहां D0 था, यहाँ D1 हो गया, तो D1 बराबर ग्रोथ होगा ना जी? जी सर, अब D1 का फॉर्मूला बोलोगे सर D1 क्या है? तो ये ग्रोथ डिविडेंड है, ग्रोथ प्लस डिविडेंड। ये क्या है? ये तो सर आपको पता है करंट मार्केट प्राइस है ना? ठीक है जी। अब डिविडेंड D1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? D0 प्लस 1, और ये हो जाएगा ग्रोथ, ये हो जाएगा ना? सॉरी 1 प्लस ग्रोथ और D0 होगा, D0 1 प्लस ग्रोथ, है ना? ये हो जाएगा, हाँ कि ना? जी सर बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन बनाएं? जी सर बनाते हैं। उसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसी क्वेश्चन में थोड़ा कुछ ऐड कर देते हैं। देखो हमने अपने पास क्या था? ईपीएस कितना था? ईपीएस 20 रुपया था, और किसका? ऑफ विच 60% क्या था? डिविडेंड। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या था सर? उसके बाद आपका मार्केट प्राइस था 150 रुपया। ठीक है जी सर। अब इसका ग्रोथ निकालना था सिर्फ हमको, है ना? क्या ग्रोथ दिया हुआ है? कितना? 5%। कितना दिया हुआ है ग्रोथ? 5%। ये दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। ठीक है जी, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो यहां वर्किंग नोट बना लो। कैसे बनेगा वर्किंग नोट? कुछ नहीं है सर, डिविडेंड निकालना है पहले। कितना आएगा? इजी है, 60% ऑफ 20 यानी कि 12 रुपया। ठीक है, ग्रोथ निकाल लो, ग्रोथ है तो ये D1 निकाल लो। कैसे होगा? D0 कितना था सर? और 1 प्लस ग्रोथ। D0 कितना था? D0 12 होगा, है ना? डिविडेंड तो 12 रुपया था ना? जी सर, प्लस 1.04, ये 5% है ना? 0.5, तो 1 कर लो, 12 इंटू 1.05, तो कितना होगा? 12 D1 कितना हो गया? 12.6। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना। नहीं सर, यहां भी नहीं होगा, तो ये 1 हो गया वर्किंग नोट, ये 2 हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगाओगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। D1 कितना सर? D1 हो गया 12.6 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। काट दो, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये काट दो, कितना हो जाएगा?
4.2 यानी कि 8.4%। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। सर तीसरा क्या है? अर्निंग यील्ड मेथड। क्या है? अर्निंग यील्ड मेथड। देख लें तीसरा, अर्निंग यील्ड मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। ठीक है, चलिए अर्निंग यील्ड मेथड में क्या होगा सर? इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू ईपीएस डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय क्या सर? डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इनटू 100। अब सर अर्निंग पर शेयर निकलता कैसे है? अर्निंग पर शेयर निकलता कैसे? आओ पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अर्निंग पर शेयर निकलता कैसे। देखो सेल्स में हम लोग ये पढ़ते आए हैं, है ना? सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को, तो क्या बनेगा? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी में इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ईबीटी, सॉरी ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे क्योंकि पहले की क्या देना है? प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, तो क्या आ जाएगा? अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी, ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड मिलता है, मतलब दो प्रेफरेंस को पहले दिया जाता है, एक तो कैपिटल पे करने का जब लॉस हो जाएगा सब कुछ तो, और दूसरा है प्रेफरेंस आपको डिविडेंड देने का। ठीक है, अब आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी। अब अर्निंग फॉर इक्विटी अब निकालना कैसे? ईपीएस, तो सर इक्विटी शेयर होल्डर्स का निकालना है ना। अगर आपको टोटल निकालना होता टोटल शेयर होल्डर्स का तो यही से ईएटी डिवाइड बाय करते नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन अगर आपको इक्विटी शेयर होल्डर का निकालना है तो क्या करेंगे? अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय किसे? नंबर ऑफ शेयर से। तो ये क्या आ जाएगा? अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अगर ये टोटल रहता तो हम कर देते ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो निकल जाता है टोटल शेयर्स, प्रेफरेंस और ये दोनों से। ठीक है, लेकिन अगर हमको पूछा भी यहां इक्विटी है तो हम इक्विटी की बात करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो इससे में आपका इससे क्या निकल जाएगा सर? इससे और एग्जांपल्स वाला जो है आगे आपका निकल जाएगा। चौथा मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM, ये क्या बात करता है? ये दो चीज की बात करता है, रिस्क और रिटर्न। ये कहता है भैया रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम तो रिटर्न कम। तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? रिस्क क्या होता है और रिटर्न क्या होता है। यहाँ किस रिस्क और किस रिटर्न की बात कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तकलीफ तो मुझे बताना सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ समझते हैं। तो अगर हम बात करें रिस्क की, पहले हम रिस्क से शुरू करते हैं। रिस्क की बात करें, यहां बात क्या हो रहा है? इक्विटी की, यानी कि सिक्योरिटी की बात हो रही है। सिक्योरिटीज ही तो है, क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर, सॉरी शेयर्स, क्या है? इक्विटी शेयर सिक्योरिटीज है जी। तो अगर हम बात करें तो दो तरीके की रिस्क होती है। कौन सा? एक होता है अनसिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक रिस्क, इसी को हम क्या कह देते हैं? डाइवर्सिफेबल, डाइवर्सिबल, है ना? क्या बोलते हैं? डाइवर्सिबल या डाइवर्सिफिकेबल, है ना? ये बोल देते हैं। दूसरा होता है सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक जिसको बोलते हैं अनडाइवर्सिबल, है ना? अनडाइवर्सिफिकेबल। ठीक है, चलो
ये सर डाइवर्सिफिकेबल रिस्क क्या हुआ, जिसको हम जो चेंज किया जा सकता है ना, जिस रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, है ना, जिसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसको हम हटा सकते हैं, वैसा रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क या अनडाइवर्सिफिकेबल रिस्क कैसा रिस्क हुआ, ऐसा रिस्क जिसको हम हटा ही नहीं सकते, जो जो फॉर्म के बाहर है ना, जो कंपनी के बाहर है, वैसा रिस्क। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर सिस्टमैटिक या अनडाइवर्सिफिकेबल रिस्क। और इसको मेजर किया जाता है बीटा से। किससे मेजर किया जाता है, बीटा से। ठीक है, लिख दूं, चलो लिख देता हूं। पहला रिस्क अनसिस्टमैटिक। सर ये कौन सा रिस्क, सर ये वो रिस्क है जिसको हम लोग कैन चेंज या एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा कौन सा है, सिस्टमैटिक रिस्क। ये क्या है, कांट चेंज, जिसको हम बदल नहीं सकते, है ना, कांट चेंज, एक तो बदल नहीं सकते। दूसरा दूसरा क्या है जी, मतलब जो पूरे फर्म को अफेक्ट करे, फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑल फर्म्स, फैक्टर दैट अफेक्ट्स ऑल फर्म। और तीसरा जो है, तीसरा है वो क्या है सर, जो कंट्रोल ऑफ कंपनी से बाहर है, विच इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ कंपनी, विच इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ कंपनी। तो भैया सिस्टमैटिक रिस्क चेंज नहीं कर सकते, वो सारे पूरे फर्म को अफेक्ट करता है, जो कंपनी के हाथ में है ही नहीं, इसको सिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दो तरीके का रिस्क। अब एक बात बताओ सर, अगर हम बात करें रिटर्न की, ये तो हो गया रिस्क की, ये दो तरह का रिस्क होता है। अगर हम बात करें रिटर्न की, रिटर्न भी दो तरीके का। कौन सा, कौन सा सर, एक रिटर्न बोलेंगे सिक्योरिटी रिटर्न, मतलब इंडिविजुअली अगर आप किसी कंपनी को फॉलो कर रहे देख रहे हैं, तो उसका शेयर्स में अप एंड डाउन होना, है ना, उसमें उसका जो क्या है रिटर्न, उसको बोलते हैं, मतलब इंडिविजुअल कंपनी के रिटर्न को सिक्योरिटी रिटर्न बोलेंगे। दूसरा होगा मार्केट रिटर्न। भैया मार्केट रिटर्न कहने का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल पूरे मार्केट में जितने भी कंपनी है उसके इक्विटी शेयर का रिटर्न क्या कहलाता है, मार्केट रिटर्न। तो इसको लिख दूं, थोड़ा लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिविजुअल कंपनी का रिटर्न। क्या हो गया, इंडिविजुअल कंपनी की इक्विटी शेयर का रिटर्न, इंडिविजुअल कंपनी की इक्विटी शेयर का रिटर्न। और ये पूरे मार्केट की कंपनी का इक्विटी शेयर का रिटर्न, शेयर का रिटर्न। ठीक है, क्लियर। सिक्योरिटी रिटर्न मतलब एक कंपनी का रिटर्न कि क्या वो दे रहा है ना, और मार्केट रिटर्न मतलब ओवरऑल। अब मार्केट रिटर्न में देखो, ये जो हम लोग अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते होगे, अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखते होगे, तो आपको बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं, ग्रो ऐप है ना, मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारे ऐप्स हैं। उस ऐप में ना देखना ऊपर में निफ्टी और सेंसेक्स करके दिखाता है। ये क्या है, ये मार्केट रिटर्न का ही इंडेक्स है, मार्केट रिटर्न का क्या है, इंडेक्स। मतलब सर यही तो बताता है ना, ये एक जो है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। एनएसई जो है इसमें क्या है सर, 50 कंपनीज जो होती हैं, टॉप 50 कंपनी, उसके बारे में आपको बताता है कि भैया क्या चल रहा है उसका मार्केट रिटर्न में, रेट क्या चल रहा है। 50 कंपनीज का मार्केट का पूरा एनालाइज करके बताता है, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनीज का। ठीक है, क्लियर है बात। ये इसी को कहा जाता है निफ्टी, ये कहलाता है निफ्टी,
और ये कहलाता है सेंसेक्स। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? तो मैंने आपको क्या बताया, दो चीजें, एक रिटर्न और एक क्या सर, एक बताया आपको रिस्क। तो रिस्क कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में क्या बोला है कि रिस्क जितना ज्यादा होगा रिटर्न उतना ज्यादा, रिस्क कम रिटर्न कम। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसको हम लोग बेटा से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर किया जाता है बीटा से, बीटा से मेजर करते हैं, है ना? किससे मेजर करते हैं? बीटा से। अब इसका मतलब क्या होगा कि बेटा का अगर मार्केट रिटर्न ज्यादा, ठीक है, तो सिक्योरिटी रिटर्न भी ज्यादा, अगर मार्केट रिटर्न कम तो सिक्योरिटी रिटर्न भी कम। ठीक है, इसका मतलब बेटा पॉजिटिव तो बढ़िया फायदा, बेटा नेगेटिव तो भैया नुकसान। सिंपल है ना? बेटा पॉजिटिव मतलब सर मार्केट का रिटर्न अच्छा, और बेटा नेगेटिव मतलब मार्केट का रिटर्न माइनस में, खराब। ठीक है, अब बेटा मेजर कैसे करेंगे? बेटा का फॉर्मूला क्या है? बेटा का फॉर्मूला देखो, बेटा का फॉर्मूला, वाह वाह, तो क्या है? परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। तो आपको बेटा रिस्क मेजर कर लेंगे। ये बेटा प्लस और माइनस कैसे होगा उसका फॉर्मूला बता रहा हूं, है ना? क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न, कितने परसेंट से बदल रहा है, चेंज हो रहा है, और परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। ठीक है जी, ये हो गया आपका यहां तक कहानी। तो इससे मतलब सिंपल सा काम, हायर दी बेटा, हायर दी बेटा, हायर रिस्क, लोअर दी बेटा, लोअर रिस्क। कंप्लीट। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, मतलब मिला जुला के ये कि अगर बेटा 0 है तो नो रिस्क, बेटा 1 है तो ज्यादा रिस्क मार्केट में, मतलब, और बेटा नहीं है तो भैया कोई रिस्क ही नहीं है। क्लियर है बात जी? तो ये हम इसलिए बताएं क्योंकि आगे आपको पढ़ने वाले में इसका फॉर्मूला पढ़ना, आपका आप पढ़ो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला, CAPM का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू RF मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा RF माइनस RM। ठीक है, RF RM माइनस RF है, बेटा कर दिया मैंने, RM माइनस RF। ठीक है, ये तो भैया आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये क्या है सर? रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है। ये क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इसको मैं बहुत अच्छा अभी समझाऊंगा, देखो इसका ग्राफ है, मैं समझाऊंगा अभी आराम से, तो चिल कर समझाऊंगा। ये होता है बेटा रिटर्न, ठीक है, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं? मार्केट पोर्टफोलियो, क्या बोलते हैं? मार्केट प्रीमियम कहा जाता है, ये मार्केट प्रीमियम। और इसको बोलते हैं RM को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? मार्केट पोर्टफोलियो, है ना, या रेट ऑफ रिटर्न। देखो ये क्यों क्या पूछा जाता पता है? ये दे देगा, ठीक है, बोलेगा ये मतलब सारा दे देगा, एक को निकालने के लिए बोलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे देगा, RF निकालने बोल दिया और सारा दे देगा, या फिर इसको बीटा एरर नहीं देगा, बोलेगा इसको निकाल के बताओ, कोई भी एक दे मिस कर देगा और बोलेगा निकाल के बताओ। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गई? दिक्कत कोई परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो मैं इसको ना बताता हूं आपको इसका बुक में। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझो क्या कह रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या बोल रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मांगते हैं भाई साहब, कि किसका? इक्विटी शेयर का, है ना, उसको क्या बोला गया सर? उसको बोला गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कह रहा है कोई सम आर्ग्यू दैट, कुछ आर्ग्यू करते हैं कि देयर इज नो लीगल कंपल्सन फॉर पेमेंट। कोई जरूरी नहीं है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर तो ज्यादा रिस्क वाले होते हैं ना, तो उसको कंपलसरी नहीं है कि उसको पेमेंट करें,
कह रहा है इक्विटी कैपिटल डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसा लोग कहते हैं, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट सम डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, ये भी बात बिल्कुल सही है, अगर पैसा लगाएगा शेयर्स में तो भैया एक्सपेक्ट तो करेगा कि रिटर्न उसको डिविडेंड मिले जी। तो व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर, जब वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो इसीलिए द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय देम बिकम्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यही मैंने बात बताया कि जो रेट ऑफ रिटर्न जितना कम से कम भैया इतना डिविडेंड मिल जाए, वो रिटर्न जो होगा एक्सपेक्टेड बाय किसके द्वारा, शेयर होल्डर, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, चलो अब देखो ये तीनों मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, यही मैंने बताया था आपको कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ईपीएस बाय एमपीएस, एमपीएस को P0 भी यहां लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट प्राइस शेयर है ना, पर शेयर, और ये हो गया 100। ये डिविडेंड यील्ड मेथड, डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस, मार्केट प्राइस शेयर, इसको या फिर इसको कह सकते हो P0। ठीक है, चलो फिर ये हो जाएगा डीपीएस डिविडेंड ग्रोथ, सिर्फ जी जोड़ दो, सिर्फ जी जोड़ दो। ठीक है, डीपीएस को D1 लिख दो, P0 लिख दो इंटू 100, है ना, और D1 का फॉर्मूला क्या था, D0 1 प्लस जी, यही चीज है, सेम चीज। ठीक है जी। अब एक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, देखो कह रहा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटी। किसी भी सिक्योरिटी में आप जो रिटर्न क्या आने वाला एक्सपेक्टेशन, वो और रिस्क जो इन्वेस्ट किए उसका रिस्क क्या होगा, तो यानी रिस्क और रिटर्न की बात कर रहा है। ठीक है जी। इट शोज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए सिक्योरिटी इज इक्वल टू द रिस्क फ्री रिटर्न प्लस द रिस्क प्रीमियम विच इज बेस्ड ऑन द बेटा ऑफ दैट सिक्योरिटी। बात किया ना मैंने अभी कि रिस्क फ्री रिटर्न मिनिमम रिटर्न को बोलते हैं कि भैया इतना तक तो मिलेगा ही। ठीक है ना, अब देखो ये क्या कह रहा है, रिटर्न जितना, सॉरी रिस्क जितना रिटर्न उतना ज्यादा। ठीक है, देखो फॉर्मूला अभी जो बताया मैंने, आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ, आर एफ को रिस्क फ्री रेट, बी बेटा, एम मार्केट रिटर्न, और आर एम माइनस आर एफ बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम को। ठीक है, चलो इस चार्ट को ध्यान से समझना। ये क्या बोल रहा है, बेटा 1 हो गया तो भैया रिस्क पॉजिटिव, बेटा 0 होता तो भैया रिस्क भी क्या, कुछ नहीं। यहां तक रिस्क क्या है, फ्री है, ये जो है ये रिस्क क्या है, फ्री है। ठीक है ना, ये जो यहां तक बताया ये रिस्क फ्री, मतलब यहां तक आपको रिस्क नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा आप ऊपर बढ़े तो भैया जैसे रिस्क और बढ़िएगा रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। रिस्क कम रिटर्न कम, रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा। ये बी से और आगे बढ़िएगा तो और बड़ा रिटर्न आएगा आपका। देखो यहां अगर आप यहां तक रिस्क लेते हैं तो रिटर्न यहां तक आएगा, है ना, ये बात ध्यान में रखना था बस, और कुछ नहीं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बस रिस्क और रिटर्न की बात करता है। फॉर्मूला ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका इसी से बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। तो ये था आपका क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एकदम सिंपल है, कुछ हाई फाई वैसा है नहीं, है ना। चलो तो आज के लिए इतना रखें जी सर, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।